अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे ऑफ द सेल्फ रिपेयर चैप्टर, दैट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वुंड हीलिंग एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वुंड हीलिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। Now, there are certain factors which basically can affect the wound healing. अगर वो नहीं होते या deficient होते हैं तो there are chances के जो wound की जो proper healing है that would not take place normally. तो इनको जो factors हैं we divide these factors into two categories. One are the general factors and the other are the local factors. General factors and local factors. General factors basically are those factors which are basically are concerned with the overall health of the individual, or overall if there is any complication, if there is any problem in the body, कोई बीमारी है patient को, that is more concerned with the general. And the local factors basically are those factors which can affect the localized wound, क्या body की overall health उसमें affect नहीं कर रही, लेकिन उस wound के जहाँ पे वो wound healing हो रही है, जहाँ पे वो प्रोसेस हीलिंग का हो रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो एक जनरल है और एक लोकल है। पहले हम जनरल की बात कर लें तो जनरल बेसिकली जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द वुंड हीलिंग इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो वुंड की हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो न्यूट्रिशन के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वुंड हीलिंग के अंदर खास तौर पे वुंड हीलिंग में अफेक्ट करती हैं, वन इज़ द प्रोटीन इनटेक एंड द अदर इज़ द विटामिन सी। दोनों कैसे अफेक्ट करती हैं? बेसिकली प्रोटीन, आपको पता है कि व्हेन वी टेक द प्रोटीन इट हैज इन द बॉडी वी हैव टू टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स, वन आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड द अदर आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इनमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं व्हिच आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, लेकिन देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स which we are dependent upon the intake from the diet. Clear? तो ये अमीनो एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक हैं टू प्रोड्यूस एनी प्रोटीन। और आपको पता है कि इन द प्रोसेस ऑफ द हीलिंग कोलेजन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रोटीन। क्लियर? एंड द प्रोटीन और ऑब्वियसली रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स व्हिच वी टेक फ्रॉम द इनटेक ऑफ द प्रोटीन्स। सम इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स जो है जो कि एनिमल सोर्सेज से भी लेते हैं, कुछ हम प्लांट सोर्सेज से लेते हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये अमीनो एसिड्स ही मिलके एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये अमीनो एसिड्स कम आएंगे बॉडी में तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग का प्रोसेस है दैट वुड बी डिले। तो इसकी वजह से आमतौर पे जिनकी सर्जरीज होती हैं, जिनको ट्रॉमा जो जिनकी बहुत बड़ी जो है बॉडी के अंदर बर्न इंजरीज हो जाती हैं, उनको हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि वो मीट लेंगे ताकि उनको जो है अमीनो एसिड्स जो है मिलें और अमीनो एसिड्स फर्दर जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे यूज़ हों और अल्टीमेटली जो है वहाँ पे प्रोटीन या कोलेजन फाइबर्स बन पाएँ और हीलिंग का प्रोसेस हो पाए। इसी तरीके से विटामिन सी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी का क्या रोल है? बेसिकली इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ द कोलेजन। कोलेजन जो है उसकी मैच्योरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये अमीनो एसिड ये विटामिन सी रोल प्ले करता है एज अ कोफैक्टर। क्लियर? ये विटामिन अगर नहीं होगा तो कोलेजन की सिंथेसिस तो होगी लेकिन उनकी मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी। अगर वो मैच्योर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो हील जहाँ पे वो हीलिंग हो रही है उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। कोलेजन की 1 से 3 और 3 के अंदर जो कन्वर्जन होती है, जो बहुत ही वीक कोलेजन है उसको वो एक स्ट्रॉन्ग कोलेजन के अंदर कन्वर्ट करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। विटामिन सी के सोर्सेज हम आमतौर पे जो है लेते हैं फ्रॉम द वेजिटेबल्स, फ्रॉम द फ्रूट्स। क्लियर? तो वो जो है हम विटामिन सी एक लेंगे तो कोलेजन की मैच्योरेशन होगी, प्रोटीन लेंगे तो कोलेजन की सिंथेसिस होगी। तो अगर एक पेशेंट जो है वो इन दोनों चीज़ों में डेफिशिएंट है तो अल्टीमेटली उसकी जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो सही नहीं हो पाएगा। तो ये तो है पहला फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज द डायबिटीज। डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट in the healing process. In the diabetic patient basically what happens that the process of the inflammation is weakened. उनका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो सही तौर पे जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, जो जनरेट नहीं हो पाता। इस वजह से इनके अंदर हीलिंग का प्रोसेस भी डिलेड हो जाता है। आपने सुना होगा कि कभी किसी को अगर कोई चोट लग जाए पाँव के ऊपर, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट को, तो वो
सम टाइम वी हैव टू कट दैट एरिया। क्यों, वजह क्या होती है? क्योंकि वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाया। वहाँ क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज द हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट और इन द ब्लड, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, इट बेसिकली इम्पेयर्स ऑल द स्टेप्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेप्स, जिसके अंदर आपके पास वेज़ोडाइलेशन के बाद जो है न्यूट्रोफिल्स का जो है कीमोटैक्सिस जो होती है वहाँ पे, और न्यूट्रोफिल्स पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, इन्फ्लेमेशन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो है ये प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी एक तो वेसल्स जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती जिस तरह नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की करते हैं, जिसमें वेज़ोडाइलेशन होती है। फिर वहाँ पे जो है आपके पास न्यूट्रोफिल्स गोज टू दैट साइड, अल्टीमेटली स्टार्ट्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इनके अंदर वो वीकेंड होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अगर कोई किसी किस्म की इंजरी हो जाए तो वो हील प्रॉपरली सही तौर पे नहीं करती या डिले हो जाती है, उसके अंदर वो लेट हो जाती है। अगर प्रॉपरली उस वूंड का जो है कि ना की जाए तो सम टाइम क्या होता है वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, और गैंग्रीन अल्टीमेटली जो है डेड टिश्यू है जिसके अंदर पुट्रीफेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन फिर वो अपवर्ड जो है मूव करती है। क्लियर? और सम टाइम एक सिर्फ अंगूठे के ऊपर जो है एक बिग टो के ऊपर इन्फेक्शन हुई थी और बिग टो को इन्वॉल्व किया, फिर अल्टीमेटली करते करते पूरी की पूरी लेग को इन्वॉल्व कर दिया। तो सम टाइम इट हैपन कि सिर्फ एक छोटी सी गलती जो कि आपने जो है नेल कटिंग के वक्त नेल सही नहीं काटा, वहाँ पे इंजर्ड कर दिया नेल को, वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुई और लेग तक आ गई, तो हमें पूरी लेग काटनी पड़ जाती है सम टाइम्स इन दोज डायबिटिक पेशेंट्स हु शुगर इज नॉट कंट्रोल्ड, और ठीक है जिनके अंदर गुड जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं होता, तो अल्टीमेटली उनके अंदर जो है ये इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटीज इटसेल्फ इज अ बैड फैक्टर फॉर द वुंड हीलिंग। जिसको डायबिटीज़ होगी उनके वो एक रिस्क पे आ जाते हैं अगर उनको वुंड हो, खास तौर पे लोअर लिम्ब साइड पे हो, क्योंकि ब्लड सप्लाई इन द लोअर लिम्ब इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमारी फेस के ऊपर ब्लड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है डिफरेंट है, एनास्टोमोसिस है, मुख्तलिफ वेसल्स आती हैं, दो जगहों से वेसल्स आती हैं और हर एरिया को सप्लाई करती हैं। लेकिन इन द लोअर लिम्ब ब्लड की सप्लाई जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत लिमिटेड है। क्लियर? ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी वापस आना होता है, तो इस वजह से लोअर लिम्ब में अगर इन्फेक्शन हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थर्ड जनरल फैक्टर इज द ब्लड वेसल्स डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। Atherosclerosis is a condition in which inside the vessel there is the formation of atheroma। मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा व्हाट इज दिस एथेरोमा। एथेरोमा बन जाते हैं बेसिकली वो क्लॉट के वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं which basically is accumulated inside of the vessel। जिसकी वजह से क्या होता है कि वेसल का जो कैलिबर है वो शॉर्टन हो जाता है। ये वेसल है, तो इस तरह का आपके जो है वेसल के अंदर एक एथेरोमा बन गया। क्लियर? इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लड का फ्लो जो है वो वहाँ मिनिमाइज हो गया, लिमिटाइज्ड हो गया। तो उसके लिमिटेड होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑब्वियसली ब्लड है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि किस तरह से वेसल्स वहाँ पे जो है आती हैं, वहाँ पे जो एंजियोजेनेसिस होती है, नई वेसल्स जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो फिर ब्लड के चैनल्स बनाती हैं, ब्लड वहाँ पे लेके जाती हैं। तो अगर वेसल्स ही डैमेज होंगी, वेसल्स इफेक्टिव नहीं होगी तो ब्लड नहीं पहुँचेगा। ऑब्वियसली व्हेन द ब्लड डज नॉट रीच देयर, नहीं पहुंचेगा जब वहाँ पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा और हीलिंग जो है वो लिमिटेड होगी और वहाँ पे हीलिंग जो है वो मिनिमाइज्ड होगी। क्लियर? इसी तरीके से आपके पास जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें आपके पास ड्रग्स आ जाती हैं कुछ, खास तौर पे स्टेरॉइड्स। दोज हु आर टेकिंग स्टेरॉइड्स ड्यू टू एनी डिजीज, किसी भी वजह से अगर वो स्टीरॉइड ले रहा है, बहुत सारी डिजीज जिसके अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स देनी पड़ती हैं। तो ये स्टीरॉइड्स करती क्या है? बेसिकली दे प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को भी ये सप्रेस कर देती है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सप्रेस होगा, वंस इट इज सप्रेस्ड, अल्टीमेटली द हीलिंग प्रोसेस इज डिलेड, क्योंकि पहला स्टेप ही इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर आपके पास स्टेरॉइड्स की वजह से वहाँ पे हीलिंग के प्रोसेस को आपने सप्रेस कर दिया है, वो लिमिटेड कर दिया है, देन देयर आर चांसेस कि वहाँ पे आपके पास जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना होने की वजह से हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, समटाइम होती ही नहीं है। तो these are the general factors which can affect the wound healing। इसी तरीके से there are certain local factors which are at the site where there is an injury। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला फैक्टर जो लोकल है वो इज द इन्फेक्शन। अगर किसी को वुंड की जगह पे इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली हील नहीं होगा।
क्लियर। आमतौर पे देखने में आता है कि अगर सर्जरी के बाद जो है जहाँ पे जो स्टिच हुए थे उसका प्रॉपरली केयर ना की जाए उस वोंड की, तो इट कुड हैपन कि वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन होने की वजह से वो वोंड जो कि 2 हफ्तों के अंदर कम्प्लीटली तौर पे हील हो जाना था, वो 2-2 महीने भी कई मरतबा ले जाता है, इतना डिलेड भी हो जाता है। वाई? बिकॉज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होने के मल्टीपल रीजन है। एक तो वुंड की केयर नहीं की गई। वुंड की केयर क्या थी कि आपने ड्रेसिंग रेगुलर करवानी थी, आपने वहाँ पे जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना था, क्योंकि स्किन में ब्रीच आया है, व्हेनेवर देयर इज ब्रीच इन द स्किन, स्किन डैमेज हुई है, तो अब ये ओपन होगी। इन द नॉर्मल कंडीशन स्किन इज इम्परमिएबल टू द एंट्री ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करती कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों? क्योंकि वी हैव 7 लेयर्स ऑफ द स्किन व्हिच बेसिकली व्हिच द बैक्टीरिया और द वायरस कैन नॉट पेनिट्रेट। क्लियर। लेकिन अब ब्रीच आ गया, कट गई है, अब वो ओपन हो गई है, ऑब्वियसली आपने स्टिच कर दिया, लेकिन देयर स्पेसेस इन बिटवीन द टू स्किन लेयर्स जिसके अंदर से बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? वी डू द ड्रेसिंग एंड आल्सो गिव द एंटीबायोटिक्स। if there is some negligence in these two steps, अगर ये दो चीज़ों में आगे में कोई नेग्लिजेंस दिखाई तो इन्फेक्शन जो है, पेशेंट इज प्रोन टू डेवलप इन्फेक्शन, और वंस इन्फेक्शन इज देयर अल्टीमेटली द हीलिंग प्रोसेस व्हिच विल टेक 2 वीक्स could take 2 months to of 6 months depending upon the type of the infection or the type of the injury. The second factor is the area of the wound, कहाँ पे है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस साइड के ऊपर है वो कौन सी जगह है जहाँ पे हीलिंग हुई है, जहाँ पे इंजरी हुई है। अगर ये फेस पे है, हेड के ऊपर है, तो बहुत जल्दी हील करता है। इट यूजुअली टेक 7 days टू हील इफ देयर इज इंजरी टू द फेस, टू द स्कैल्प और द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर कोई इंजरी हुई है तो इट विल टेक मोर टाइम। therefore it is also very important what is the site of that injury. Clear? Now third one is the any foreign object. फॉरेन ऑब्जेक्ट जहाँ पे हीलिंग हुई है वहाँ पे अगर कोई किसी किस्म का जो है ना ओवर सूचर्स कर दिए, आपने सूचर स्टिचिंग की है और ज़्यादा सूचर्स लगा दिए, ये तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया तो हीलिंग के प्रोसेस को इम्पेयर करेगा। इसी तरीके से वहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई ग्लास इम्पैक्ट हो गया, ग्लास एंटर हो गया, किसी किस्म का कोई किसी किस्म की कोई और फॉरेन चीज़ वहाँ पे अगर जो है इम्पैक्ट होगी, वहाँ पे पेनिट्रेट कर गई, तो वहाँ पे हीलिंग के प्रोसेस को वो जो है वो डिले कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वहाँ पे लोकलाइज अगर वेसल की कंप्रेशन है, वेसल अगर कंप्रेस हुई है, नियर बाय वेसल, इफ द नियर बाय वेसल इज कंप्रेस, बॉडी की बाकी सारी वेसल्स ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे हीलिंग हो रही है वहाँ पे आपने क्या किया कि उधर एक बहुत जो है किसी किस्म का टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपने जो है वहाँ पे कोई नियर बाय वेसल को कोई ट्यूमर था उसने सप्रेस किया, कोई और ट्यूमर था उसे वेसल को सप्रेस किया। अब वो वेसल के सप्रेशन की वजह से क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई वहाँ पर रुकेगी और वो वुंड हील नहीं कर पाएगा, वो स्पेसिफाइड एरिया के अंदर ही ये प्रोसेस होगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास लोकल फैक्टर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मीन द इन्फेक्शन, देन द एरिया इज इंपॉर्टेंट कि किस साइड के ऊपर वो जो है इंजरी हुई है। फॉरेन ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, वेसल जो है वो सही पेटेंट हैं, वो सही ब्लड की सप्लाई वो दे रही है कि नहीं दे रही है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बेसिकली विच आर द लोकल फैक्टर्स which can affect the wound healing, or if there is any problem with these factors, they ultimately the healing process could be delayed. तो ये important factors थे। कुछ बुक्स में आपके और भी होंगे, अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो you can ask me. Now the next topic, which is the last topic of this chapter, is the complications. Complications. ऑब्वियसली हीलिंग प्रोसेस जो है वो तो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, लेकिन सम टाइम इट आल्सो कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन इन द बॉडी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्यों हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। सम टाइम देयर इज डिक्रीज collagen formation or the decreased granulation tissue which produces at the site of the injury, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। या समटाइम्स एक्सेसिव बन गया,
आपके पास जो ग्रेनुलेशन टिश्यू था जो कि बेसिकली आपके पास हीलिंग के बाद एक ग्रेनुलेशन टिश्यू बना जिसने उसको उस एरिया को जो है सपोर्ट किया और वहाँ पे स्कार बनाया। इफ इट इज डिक्रीज इट इज डेंजरस, इफ इट इज इंक्रीज आल्सो इट इज डेंजरस। तो अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इज द बर्स्टिंग ऑफ द वुंड और डेहिसेंस। Dehiscence basically the condition in which the two surfaces of the skin which were joined together burst, ठीक है, वो फट गई, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। क्लियर, दिस इज कॉल्ड द dehiscence of wound। ये क्यों हुई? बिकॉज इधर देयर इज डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द स्कार बिटवीन द टू लेयर्स, कि वो जो कोलेजन फाइबर्स था वो डिक्रीज, मैंने वजूहात बता दी क्यों ये काम बन सकता है। क्लियर, ये फैक्टर्स अगर कोई इन्वॉल्व हुए उसकी वजह से या तो डिक्रीज बना, और देयर इज सम एक्सटर्नल फैक्टर्स which does not allow the body to form the proper scar। मिसाल के तौर पे if there is a surgery of the abdomen की भी सर्जरी की, कट किया, ठीक है, वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी, बाद में स्टिच करके स्किन को क्लोज कर दिया। अब आपके पास ऑब्वियसली एब्डोमेन के ऊपर एक स्कार है, दो स्किन की लेयर्स हैं जिन्होंने आपस में जुड़ना है। क्लियर, आपस में उन्होंने जो है स्कार बनाना इनके दरमियान में बॉडी ने। तो अब अगर तो ये उसी वक्त बनेगा जब इसको जो है सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट किस किस्म की? एक तो आपने डाइट के जरिए से सपोर्ट दी, बाकी सारी एंटीबायोटिक्स दी, इन्फेक्शन से कंट्रोल किया, और साथ ही साथ लोकल सपोर्ट भी चाहिए। लोकल सपोर्ट क्या है कि आपके पास एब्डोमिनल प्रेशर शुड नॉट बी इंक्रीज। अगर जितना इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो वो जो शुरू के जो कोलेजन फाइबर टाइप 1 बने होंगे जो कि वीकेंड कोलेजन है, वो जो है अभी उन्होंने दोनों आपस में मिलाया है, मजबूती के साथ जोड़ा नहीं है। तो इफ देयर इज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, तो वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जो है फाइबर जो है वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या होगा कि वो फाइबर फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे। तो द एब्डोमिनल प्रेशर शुड बी मेंटेन। अब एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो कैसे मेंटेन हो सकता है कि आप पेशेंट को कफिंग ना हो रही हो। जब भी हम कफ करते हैं हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होती है और जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, डेफिकेशन के लिए जब हम जोर लगाएंगे तो हमारा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। कफिंग की जब हम ज़्यादा कफिंग करेंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। वो लोग जो कि ओबीज हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके अंदर वैसे एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कैन कॉज द बस्टिंग ऑफ द वुंड। और बस्टिंग क्या होती है कि आपके पास दो लेयर जब सेपरेट हुए तो सम टाइम इट बिकम सो ऑकवर्ड कि बॉडी के एब्डोमिनल विजरल्स ही बाहर आ जाते हैं। दैट इज वेरी वेरी स्कैरी थिंग। क्लियर, स्कार था, बहुत प्रेशर आया, बहुत कफिंग की, कॉन्स्टिपेशन थी, अल्टीमेटली वो जो है बर्स्ट किया और अंदर के विजरा बाहर आ गए। दिस इज कॉल्ड द डेहिसेंस ऑफ वुंड। दिस इज वेरी वेरी ग्रेव कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वुंड हीलिंग। इसी तरीके से अल्सरेशन, अल्सर में से क्या होता है? स्लफिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर्स। क्लियर, ये स्किन के ऊपर भी हो सकती हैं, ये आपकी विजर्स में भी हो सकती हैं। आपके जो अपर लेयर्स हैं वो वहाँ पे क्या होगी, वो स्लफिंग होगी, वो रिमूव हो गई। तो जब आपके पास कहीं पे स्कार फॉर्मेशन हो रहा तो मैंने बताया था कि अगर स्किन की अगर हम बात करें तो एक एपिडर्मल लेयर है जो कि उसके ऊपर आ रही होती है। क्लियर, और एपिडर्मिस से वो कवर हो रही होती है। तो इफ़ इन डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली इन द लोअर लिम्ब क्या होता है कि सम टाइम ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, वेसल्स वीक होती हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, ब्लड सप्लाई सही तौर पर नहीं पहुंच पाती। तो जब ब्लड सप्लाई सही तौर पर नए सेल्स को नहीं पहुंच पाती तो सेल क्या कहते हैं, दे स्टार्ट टू डाई। व्हेन दे स्टार्ट टू डाई द अपर लेयर ऑफ द स्किन बिकम्स रिमूव और वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। वो जो हील्ड एरिया है जहाँ पे अल्सरेशन ग्रेनुलेशन हो रही थी उसके ऊपर अल्सर्स बनना शुरू हुई। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वुंड हीलिंग। एंड द अदर कॉम्प्लिकेशन इज द कीलॉइड फॉर्मेशन। Keloid basically is the excessive amount of granulation tissue formed at the site of the injury। जहाँ पे इंजरी हुई आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में जो है ना ग्रेनुलेशन टिश्यू बना एंड इट इज सो एक्सटेंसिव कि वो स्किन की लेयर से भी ऊपर उभार में आ गया। मिसाल के तौर पे ये स्किन है, ये यहाँ पे इंजरी हुई थी तो अब स्कार बनना शुरू हुआ। तो स्कार जो है आइडली इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द स्किन। एक्सेसिव क्या मैंने आपको बताया था कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स व्हिच डिग्रेड द एक्सेसिव कोलेजन, वो रिमूव कर देते हैं। लेकिन सब कुछ लोगों के अंदर इनहेरिटेडली जो है वो एंजाइम थोड़ा सा वीक कम होता है या वीक होता है। तो वो जो एक्सेसिव जो आपके पास कोलेजन बन गया था उसको रिमूव नहीं कर पाता, जिसको हम रिमॉडलिंग कहते हैं। रिमॉडलिंग नहीं हो पाती तो आपके पास जो है जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है इट एक्सीड्स अबव द लेवल ऑफ द स्किन।
क्लियर। और अल्टीमेटली जो है वो एक एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बन जाता है। क्लियर। आमतौर पे ये उन कंडीशन में ज़्यादा बनता है वेयर द डीप स्किन इज इन्वॉल्व। एपिडर्मल अगर लेयर में अगर इंजरी हो तो आमतौर पे जो है एक्सेसिव अमाउंट में नहीं बनता। व्हेन द डीप स्किन इज इन्वॉल्व, डर्मिस इज इन्वॉल्व, देन देयर इज इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। समटाइम्स बॉडी प्रोड्यूस कोलेजन इन लार्ज क्वांटिटी, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है कि वो सारा का सारा एरिया जो वुंड एरिया था, जो कि ओपन एरिया था, वो कोलेजन से भर जाता है और साथ ही साथ एक्सेसिव भी हो जाता है, स्किन के ऊपर चला जाता है। तो उसका फिर क्या हल करते हैं, वी रिमूव द एक्सेसिव स्किन। इट इज़ डन बाय द प्लास्टिक सर्जन ऑब्वियसली, ठीक है। और इट इज़ कॉटराइज्ड अबव द स्किन, जो उसको कॉटराइज करते हैं, उसको काट देते हैं, एंड देन अल्टीमेटली देयर इज द हीलिंग ऑफ दैट वुंड। Now the fourth one is the contractures. Contractures basically are formed after the burn injuries, जिसके अंदर स्पेशली आपके पास जो मोबाइल जॉइंट्स हैं, क्लियर, उनकी मोबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और वो जो है जो जो जॉइंट्स हैं दे कुड नॉट बी मूव। उसकी वजह क्या है, बिकॉज इफ इन द वेरी एक्सेसिव ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वुंड कॉन्ट्रैक्ट करता है सो दैट इट कुड मिनिमाइज द एरिया ऑफ द स्कार। क्लियर। इतना बड़ा स्कार था, इट कॉन्ट्रैक्ट और इतना हो गया, लेकिन अब जब ये इतना हो गया, इतने से इतना हो गया, बड़े से छोटा हो गया, तो क्या किया इसने, नियर बाय स्किन इसने स्ट्रेच की। व्हेन इट स्ट्रेचेस द नियर बाय स्किन एंड इफ स्पेशली दैट स्किन इज ऑफ द एरिया वेयर देयर इज द नीड ऑफ मोबिलिटी, जैसे जॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो है स्किन ज़्यादा है, क्लियर, स्किन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और वो क्यों ज़्यादा है, बेसिकली इट अलाउज द जॉइंट्स टू मूव, ठीक है। ये मूव जो हो रहा है हमारी स्किन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। अगर ये स्किन जो है स्ट्रेच हो जाएगी तो ये मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या होता है, इफ़ the wound takes occurs at the site of the joint, आपके पास नियर बाय क्या होगा, स्किन स्ट्रेच होगी। जब नियर बाय स्किन स्ट्रेच होगी तो आपके पास जो एक्सेसिव अमाउंट में जो स्किन थी, क्लियर, वो खत्म हो जाएगी। वो जब खत्म हो जाएगी तो द मोबिलिटी फॉर द जॉइंट इज मिनिमाइज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड। उससे क्या होगा कि जॉइंट्स उस एरिया से जो है वो मोबाइल नहीं हो पाएगा। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली अगेन द प्लास्टिक सर्जन कम्स टू एक्शन, और वो क्या करते हैं कि स्किन आपके नॉर्मल एरिया की स्किन थाई से लेते हैं, क्लियर, एंड दे इम्प्लांट टू दैट साइड जहाँ के ऊपर जो है वो मोबिलिटी इफेक्ट हुई थी, तो वहाँ पे मोबिलिटी थोड़ी बहुत बहाल हो जाती है। समटाइम नहीं हो पाती, समटाइम हो जाती, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी एंड द एक्सटेंट ऑफ द ग्रैनुलेशन फॉर्मेशन, क्लियर। तो ये आमतौर पे यहाँ पे बनते हैं आफ्टर द burn injuries at the mobile side of the joint. Then the fibrosis. Last one is the fibrosis. Fibrosis जो है ultimately when there is a chronic inflammatory response and when some organ is damaged so that कि उसके cells जो उसके अंदर मौजूद थे they are dysfunctional, they are died, ultimately these dead cells are replaced by the collagen fibers here, and those collagen fibers does nothing, सिर्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गन का फंक्शन जो है कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस फाइब्रोसिस इज ऑफ द लिवर सिरोसिस, जिसको लिवर फाइब्रोसिस भी कह सकते हैं, लिवर सिरोसिस भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन जो है, विच इज अ क्रॉनिक टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, वो आया लिवर के अंदर और उसने आहिस्ता 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 उसको डैमेज करना शुरू किया, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम 5 years, सम टाइम 10 years डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल, इफ इट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपर्ली। 10 से 15 साल के अंदर अल्टीमेटली जो है जो आपके पास हेपेटोसाइट्स हैं वो डैमेज होते चले जाते हैं, और जब वो डेड होते हैं तो उनकी जगह पे क्या आता है, फाइबर्स आते हैं। वो फाइबर्स क्या करते हैं कि उस जगह को फिल करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, बट दीज फाइबर्स डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लिवर। ऑब्वियसली लिवर सेल जो है बहुत सारे जो प्रोटीन्स बना रही हैं, वो बहुत सारे काम अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये वो ये फाइबर्स नहीं कर पाते, सिर्फ सपोर्ट कर देते हैं, ऑर्गन अपनी जगह पे मौजूद रहता है लेकिन डिसफंक्शनल हो जाता है। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ऑर्गन जब डिसफंक्शनल हो जाता है तो उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, के हीलिंग से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कवर्ड इंशाल्लाह। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज द हीमोडायनामिक्स, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज फ्रॉम द हीमोडायनामिक चैप्टर।
होपफुली कि आप इसको फॉलो कर रहे हो, इसको सुन रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक्स दोबारा से रिपीट नहीं हो पाएंगे। ये तो आप कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं फ़ोन कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।